नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक। यहाँ हम ना आपको केवल खबर दिखाते हैं बल्कि साथ ही साथ खबर की पूरी पड़ताल करते हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली से खबर है, आज हरियाणा बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के साथ ये बैठक होगी और इस बैठक में सीएम नायब सैनी मौजूद रहेंगे। इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। विप्लव देव भी मौजूद रहने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पर भी चर्चा होगी। तो आज हरियाणा बीजेपी की बैठक होनी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। एक तो देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर काफी समय से बीजेपी मंथन कर रखी है और अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी जुटी है। ऐसे में दोनों ही विषय महत्वपूर्ण रहेंगे। एक तो मंथन इस बात को लेकर होगा कि देखिए 5 सीटों का पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर इस लोकसभा चुनाव में पार्टी को घाटा उठाना पड़ा है, इसको लेकर विश्लेषण होगा। बड़ी बात यह है, विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी इस बैठक में खास तौर से चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। जी राजा, बीजेपी की बैठक होने वाली है, विस्तार से दर्शकों को आप बताइए बैठक कितनी खास रहेगी, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होगी, विधानसभा चुनाव के लिहाज से क्या लगता है, क्या रणनीतिक लिहाज से चर्चा संभव? बिल्कुल, देखिए भाजपा की बड़ी बैठक देखने को मिलेगी। जिस तरीके से भाजपा के जो राष्ट्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका हरियाणा दौरा है। ऐसे में कुरुक्षेत्र में ये बड़ी बैठक देखने को मिलेगी। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें, जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी बनाए गए हैं विप्लव देव, उनकी बात करें, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें, कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, सभी नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। साफ तौर पर भाजपा काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके से रोहतक में एक बड़ी बैठक देखने को मिली थी और अब कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से ये बड़ी बैठक है, और जाहिर तौर पर जो भाजपा हाईकमान है उनकी नजर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर है। और ऐसे में सभी जो नेता हैं लगातार हरियाणा दौरे पर हैं। इसी कड़ी में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो हरियाणा दौरे पर पहुंच रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखने को मिलेगी। जी, विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति के लिहाज से देखिए इसमें चर्चा संभव है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के विश्लेषण पर पार्टी का फोकस रहेगा, क्या इस लिहाज से माना जाए कि रणनीतिक लिहाज से भी कोई बड़ा परिवर्तन पार्टी कर सकती है, कि नई रणनीति हरियाणा के लिहाज से तैयार कर सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है? और बिल्कुल देखिए, रणनीति की बात करें और परिवर्तन की बात करें, रणनीति तो लगातार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस भाजपा की हरियाणा में लोकसभा चुनावों में देखने को मिली, 2019 में 10 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी, पर 2024 में भाजपा 5 सीटों पर रह गई है। तो ऐसे में बड़ा मंथन और काफी गंभीर भाजपा का हाईकमान है, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं केंद्र के, वो हैं कि आखिरकार दिक्कत कहाँ रही, कहाँ पर कमियां रही, जहां पर जो कि भाजपा ने 5 लोकसभा की सीट हरियाणा में गंवा दी। ऐसे में क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार काफी लंबे समय से देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर काफी गंभीर भाजपा जो हाईकमान है, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं केंद्र के, वो नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर रणनीति तो यहाँ पर बनेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव भाजपा का लक्ष्य है। विधानसभा चुनाव में हर हाल में जीत का मंत्र भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संगठन में भी बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। प्रदेश अध्यक्ष का जो पदभार है वो अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही संभाल रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की बात करें और संगठन में काफी बड़े बदलाव भी इस बैठक के बाद देखने को मिल सकते हैं। जी, तो संगठन में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। तो दिल्ली में हो रही इस खास बैठक को लेकर आपको बता दें कि संगठन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस का मंथन है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दीपक बाबरिया, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भाल इसमें शामिल होंगे। सुरजेवाला मौजूद रहेंगे, वरुण चौधरी मौजूद रहेंगे, कुमारी सैलजा मौजूद रहेंगी, गीता भुक्कल इस बैठक का हिस्सा होंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता राजा का। राजा, दिल्ली में जिस तरह से ये बैठक हो रही है, कितनी खास ये बैठक रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस भी अब विधानसभा चुनावों को लेकर एक्टिव है। ऐसे में पार्टी के सामने क्या क्या विषय महत्वपूर्ण आज की बैठक के लिहाज से?
और बिल्कुल देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक कांग्रेस मुख्यालय में शाम को 5 बजे देखने को मिलेगी। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा के माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस के सभी जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान की बात करें, कुमारी शैलजा जो कि सिरसा से सांसद अभी बनी है उनकी बात करें, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की बात करें, रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सभी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता और सीनियर नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से तमाम जो पूर्व विधायक हैं, विधायकों को भी दिल्ली बुलाया गया है और तमाम जो 3 कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से बनाए गए थे वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस का लक्ष्य है, क्योंकि कांग्रेस की एक अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा में देखने को मिली है। हरियाणा में 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है और वोट परसेंटेज में भी काफ़ी बढ़ोतरी यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिली है। तो इसको लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा जोश में नजर आ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस हाईकमान भी सख्त है। ऐसे में अब जो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी विधानसभा वाइज ड्यूटियां लगाई जाएंगी। किस तरीके की ड्यूटी होगी ये बैठक के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पर जिस तरीके से आज की जो ये बैठक है कांग्रेस की काफ़ी महत्वपूर्ण है विधानसभा चुनाव को लेकर। मैं आपको बता दूं कि जहां जहां कांग्रेस की हार हुई है उसको लेकर जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट आज जिस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो प्रभारी हैं वो सौंपते हुए नजर आएंगे। जी चलिए बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा तो कांग्रेस की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक और महत्वपूर्ण खबर दिल्ली से है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट। कई सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट पर चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के सांसद इसमें मौजूद। और आपको ये भी बता दें कि स्पीकर की वोटिंग को लेकर मनोहर लाल की चर्चा है। पक्ष विपक्ष दोनों ने घोषित किए हैं आमने सामने अपने अपने उम्मीदवार। अब देखिए, ये आपको बता दें हम कि के सुरेश इधर इंडिया अलायंस के या विपक्ष के उम्मीदवार कहे जा सकते हैं और कल नामांकन किया गया था। आज इसी को लेकर 11 बजे वोटिंग होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं राजा पटेल का। जी राजा, अब देखिए, पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल चर्चा कर रहे हैं। कई सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट पर चर्चा है। बड़ा विषय इस वक्त है कि आखिर लोकसभा का स्पीकर चुनना है। ऐसे में आज का दिन बेहद खास हो जाता है। ये मुलाकात, ब्रेकफास्ट पर चर्चा कितनी महत्वपूर्ण रहती है? बिल्कुल देखिए, केंद्र की तरफ से सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई थी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की तरफ से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ड्यूटी लगाई गई थी। ब्रेकफास्ट पर जो सांसद है नवनियुक्त, जो जिन सांसदों ने, नए सांसदों ने जो शपथ ली है, उन सभी सांसदों को बारीकी से समझाया जा रहा है कि किस तरीके से आप वोटिंग करें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्पीकर का चुनाव है। इतिहास की हम बात करें, काफ़ी लंबे समय के बाद ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी अपना उम्मीदवार उतारा गया है। तो एक बड़ी बात है और भाजपा चाहेगी कि उनका एक भी जो वोट है वो खराब ना हो। इसको लेकर हरियाणा की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, हिमाचल के सांसदों की, उत्तराखंड के सांसदों की, जो कि मनोहर लाल के सरकारी आवास पर ये चर्चा चल रही है। और उनके साथ जो संसद के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। वो जो नए सांसद हैं उनको समझा रहे हैं कि आप किस तरीके से वोटिंग करेंगे, किस तरीके से वोटिंग ना करें ताकि भाजपा को नुकसान हो। तो काफ़ी लंबा ये मंथन चल रहा है। 8:30 पर सभी सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जो मनोहर लाल हैं उनके आवास पर शुरू हो गया था और सभी जो सांसद हैं अलग अलग राज्यों के अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में सभी सांसद एक साथ जो संसद भवन के लिए मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास से रवाना होते हुए नजर आएंगे। जी अच्छा, देखिए, अब जिस तरह से स्पीकर का चुनाव हो रहा है, पहला ये मौका है देश में जिस तरह से आज सभी की निगाहें संसद पर इसको लेकर रहेंगी। ऐसे में क्या कुछ तस्वीर बनती नजर आती है? कहा यह भी जा रहा है कि विपक्ष ने उम्मीदवार तो उतार दिया है, लेकिन विपक्षी खेमे में कहीं ना कहीं कुछ दल नाराज चल रहे हैं। टीएमसी को लेकर इसको लेकर चर्चा देखने को मिल रही है। की तरफ से अपना उम्मीदवार लोकसभा का जरूर उतारा गया है, लोकसभा स्पीकर का, पर आंकड़ों की बात करें, नंबरों की बात करें, विपक्ष के पास नहीं है। ऐसे में जो विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, टीएमसी की जो मुखिया हैं, जो ममता बनर्जी, उनका भी कल हमने बयान सुना कि वो इंडिया गठबंधन से अलग हैं और वो इसका हिस्सा नहीं होंगी। तो ऐसे और भी जो दल हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। पर जिस तरीके से विपक्ष के जो नेता उनकी बात करें, वो मजबूती का संदेश लगातार संसद में दे रहे हैं।
आप देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है नीट मामले को लेकर, तो एक बड़ा मैसेज भी ये विपक्ष यहाँ पर देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई है, जो कि जो के सुरेश हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे में नंबर गेमिंग की बात करें तो काफ़ी कम विपक्ष के पास है। अब ऐसे में किस तरीके से विपक्ष अपने उम्मीदवार के लिए नेताओं से बातचीत करेगा, सांसदों से बातचीत करेगा, ये देखने वाली बात है। पर बीजेपी इस चुनाव को काफ़ी गंभीरता से ले रही है। बीजेपी के तमाम जो सीनियर नेता हैं उन सभी की सभी जो लोकसभा सांसद नए सांसद बनकर आए हैं, अलग अलग डिवीज़न वाइज, अलग अलग राज्यों वाइज सबकी ड्यूटी लगाई गई है। और ये जो बैठक का सिलसिला है, ब्रेकफास्ट पर चर्चा का सिलसिला है, मनोहर लाल ही नहीं और भी जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो नए सांसद हैं उनको भी ये टिप्स बताए जा रहे हैं कि आप किस तरीके से वोटिंग करें। अलग अलग राज्यों, असम की बात कर ले, कर्नाटका की, जहां जहां भाजपा और एनडीए के नए सांसद बनकर आए हैं उन सभी को ये बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से वोटिंग करें ताकि भाजपा के जो एनडीए का उम्मीदवार है स्पीकर का उसको नुकसान ना हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो ब्रेकफास्ट पर चर्चा इसी विषय को लेकर है कि किस तरह से वोटिंग की जाए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम सैनी का आज रोहतक, पानीपत और दिल्ली का दौरा रहेगा। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज एक के बाद एक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आएंगे। रोहतक में शहरी आवास योजना के कार्यक्रम में शामिल होंगे शाम 5 बजे, पानीपत में निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे शाम 7 बजे, दिल्ली में पार्टी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। अब कल के दौरे की बात करें तो कल सुबह 9 बजे गुरुग्राम में पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी और यहां पर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। फिर कल शाम को चंडीगढ़ पहुंचेंगे, कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। तो एक के बाद एक अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आएंगे सीएम नायब सैनी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के रोहतक ब्यूरो देवेंद्र दांगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी देवेंद्र, सीएम नायब सैनी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, वहाँ पर टैगोर ऑडिटोरियम जो है, वहाँ पर मुख्यमंत्री का पहला कार्यक्रम होगा। रखा गया है करीब मान के चलिए 11 बजे, क्योंकि हमें तो सीएम नायब सैनी के देखिए आज एक के बाद एक कई दौरे रहेंगे। पहले जाएंगे रोहतक, उसके बाद पानीपत, उसके बाद दिल्ली। 3 अलग अलग शहरों में आज उनके दौरे रहेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते सीएम नायब सैनी नजर आएंगे। फिर कल की बात कर लें, कल पहले गुरुग्राम जाएंगे, उसके बाद वापस लौटेंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो सीएम नायब सैनी एक के बाद एक अलग अलग शहरों में आज पहुंचेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आएंगे। सीएम नायब सैनी के दौरे को लेकर आपको बता दें कि अलग अलग कार्यक्रमों की एक पूरी रूपरेखा है कि कहां कौन से कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पहुंचेंगे रोहतक और रोहतक में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि उनका पानीपत का दौरा होगा और रोहतक में शहरी आवास योजना के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, लाभार्थियों से चर्चा करने वाले हैं और शाम 5 बजे पानीपत में निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं रोहतक ब्यूरो देवेंद्र दांगी का। जी देवेंद्र, सीएम नायब सैनी पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, किस तरह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हैं, कितना खास ये शहरी आवास योजना का कार्यक्रम रहेगा? विद्यार्थी कार्यक्रम बेहद खास कहा जाएगा, क्योंकि आज जो अंतर्गत कार्यक्रम रखा गया 3070 जो मुझे दोस्तों जब मिल पाया है, 307 जो वो अंत्योदय परिवार जो हैं उनको वो भूखंड आवंटित किए गए थे, जो पिछले ड्रा निकाले गए थे 30% के प्लॉट जो सरकार की योजना मुख्यमंत्री की, उनके आज दस्तावेज मुख्यमंत्री रोहतक में सौंपने वाला है। यहाँ पर रोहतक में जो कार्यक्रम रखा गया राज्य स्तरीय कार्यक्रम इसको बताया गया है और यहाँ पर रोहतक के अलावा कुछ अन्य बताया गया है और यहाँ पर रोहतक के अलावा कुछ अन्य स्टेशन जो हैं उनके जो लाभार्थी हैं, जो ड्रा में जिनके नाम निकले हैं, उनको भी दस्तावेज सौंपे जाएंगे। चाहे बात कर लीजिए, चाहे गोहाना की बात कर लीजिए, सफीरों की बात कर लीजिए, या फिर आप जुलाना की बात कर लीजिए जो जींद जिले में आता है। और इनके अलावा कुछ जगहों पर और भी जो अंत्योदय परिवार जो लाभार्थियों को शामिल किया गया। यहाँ पर रोहतक में जो कार्यक्रम जो रखा गया है उसमें दस्तावेज जो उनके डॉक्यूमेंट हैं वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स मुख्यमंत्री के हाथों उनको वितरित किए जाएंगे। इनके अलावा डिजिटल माध्यम से भी कई जिलों के जो लाभार्थी हैं उनको मुख्यमंत्री के हाथों जो दस्तावेज सौंपना कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से रहेगा। चाहे वो उसमें सिरसा की बात कर लीजिए, चाहे चरखी दादरी की बात कर लीजिए, या फिर बात कर लीजिए जगाधरी की बात। तो रोहतक में मुख्य कार्यक्रम रखा गया है, कुछ जगहों पर जोनल कार्यक्रम रखे गए, बाकी सारा का सारा वेब लिंक के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से ये दस्तावेज मुख्यमंत्री उनको हैंड ओवर करने वाले हैं। एक बड़ी योजना है अंत्योदय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई शहरी आवास योजना के अंतर्गत ये
चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और इसी के साथ ही खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। एक और खास खबर है, हरियाणा में सरपंचों की पावर बढ़ा सकती है सरकार। बिना ई टेंडरिंग के 10 लाख तक के काम करवा पाएंगे सरपंच। सूत्रों के हवाले से खबर है, खर्च करने की अधिकतर सीमा भी दोगुनी हो सकती है। सीएम सैनी और पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा इसको लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 2 जुलाई पंचायत प्रतिनिधियों के साथ इनके बीच हो सकता है बड़ा ऐलान। तो बड़ा बदलाव ये देखने को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से आई है जानकारी सामने। तो हरियाणा में सरपंचों की पावर बढ़ सकती है। सरकार बिना ई टेंडरिंग के 10 लाख तक के काम करवा सकने की सरपंचों को देखिए पावर दे सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का हम रुख करते हैं। जितेंद्र, अब हो सकता है कि देखिए पंचायतों की पावर बढ़ सके, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल याद होगा आरती आपको कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से जब हरियाणा में लोकसभा के चुनाव को लेकर के लगातार कैंपेनिंग की जा रही थी, तो उस वक्त अलग अलग जो जगह के जो सरपंच हैं उनसे मुलाकात करते हुए वो नजर आए थे। और खासतौर से उन मुलाकातों के अंदर सरपंचों को ये आश्वासन दिया गया था कि जिस तरीके आचार संहिता हटने के बाद उनकी जो तमाम जो मांगे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने का काम किया जाएगा। और सरपंचों की जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो यही कि ई टेंडरिंग की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाए, यानी बिना ई टेंडरिंग के जो काम करवाए जाते हैं पंचायतों के अंदर उन्हें जो है ज्यादा तवज्जो दी जाए और उसका जो अमाउंट है 5 लाख से आगे बढ़ा करके 20 लाख किया जाए या 25 लाख किया जाए। उसके बाद जो बड़े टेंडर्स हैं उनके अंदर ई टेंडरिंग को लाया जाए। ये मांग लगातार सरपंचों की तरफ से की जा रही थी। अब हमारे पास सूत्रों से ये जानकारी है कि 2 जुलाई को इसको लेकर के सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। सरपंचों की जो तमाम मांगे थी उनको ध्यान में रखते हुए बड़ी राहत जो है वो दी जा सकती है। पंचायतों के अंदर तेज गति से विकास हो, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि विकास को किस तरीके से गति देनी है और सरपंचों को किस तरीके से भरोसे में लेना है। इस प्रकार के ऐलान देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें बिना ई टेंडरिंग के जो कार्य है उसकी सीमा 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख की जा सकती है, जो कि एक बड़ी राहत सरपंचों के लिए होगी पंचायतों के अंदर विकास कराने को लेकर के। और उनकी ये मांग थी कि ई टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है उसमें जिस प्रकार का समय लगता है, तकनीकी पेचीदियां हैं, उनसे हट करके सरपंच जो है अपनी पावर से जो काम करवा सकते हैं उनकी सीमा अधिक बढ़ाई जाए। उसमें सबसे बड़ा कदम जो है वो ई टेंडरिंग की इस सीमा को बढ़ाने को लेकर के होगा, जो कि 5 लाख से अधिक के कामों पर अब तक शुरू हो जाती थी। लेकिन 2 जुलाई को इसको लेकर के पंचायत मंत्री कुरुक्षेत्र के अंदर जो है एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भी इस मौके पर मौजूद रह सकते हैं, जिसमें ये घोषणा जो है वो देखने के लिए मिल सकती है कि अब ये सीमा 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दी जाएगी, जिससे सरपंच जो है वो इस चुनावी माहौल में इस प्रकार की तमाम वो घोषणाएं होती नजर आ रही हैं, इनको लेकर के धरने प्रदर्शन देखने के लिए मिले, लगातार मांग देखने के लिए मिली और चुनाव के वक्त इसको एक नाराजगी के तौर पर भी जो है सरकार की तरफ से भांपा गया। और हमने देखा कि किस तरीके से गांव और शहर का चुनाव जो है, अगर हम जीत के आंकड़ों को भी देखते हैं तो उसमें किस तरीके की विभिन्नता जो है वो देखने के लिए मिली है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार कदम उठा रही है और सरपंचों को, पंचायतों के विकास को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ा कदम देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें ई टेंडरिंग की जो सीमा 5 लाख के बाद शुरू हो जाती थी, अब वो 10 लाख के बाद 2 जुलाई की इस घोषणा के बाद देखने के लिए मिल सकती है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। आरती, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए जितेंद्र, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। इसी बीच एक और खास खबर ये है कि HSSC ने सीईटी ग्रुप सी स्टेज 1 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। सीईटी अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई है। 5 और 6 नवंबर 2022 को आयोजित की गई थी परीक्षा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के प्रवक्ता ने इसको लेकर जानकारी दी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख हम कर रखे हैं एक बार फिर से खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, HSSC ने सीईटी ग्रुप सी स्टेज 1 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर के अगर हम बात करें, जो सोशल इकोनॉमिक के जो अंक थे, इसको लेकर के हाईकोर्ट के अंदर मसला जो है पहुंचा था। हाईकोर्ट की तरफ से इन 5 अंकों को असंवैधानिक करार देते हुए इन्हें हटाने की बात कही गई थी। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई राहत सरकार को नहीं मिली थी, यानी कि जो फैसला हाईकोर्ट का था उसे ही बरकरार रखा गया। इसके बाद किसी भी प्रकार की देरी न करते हुए HSSC की तरफ से जो संशोधित रिजल्ट है, यानी 5 नंबर जो सोशल इकोनॉमिक के ऐसे गरीब लोगों को या फिर जो सरकार की तरफ से जो क्राइटेरिया तय किया गया था, उन लोगों को जो 5 नंबर अतिरिक्त मिल रहे थे, उन नंबरों को हटा करके अब जो नई मेरिट लिस्ट है
उसके मुताबिक जो संशोधित रिजल्ट है सीईटी का वो जारी कर दिया गया है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है आरती के करीब 20,000 अभ्यर्थियों के नौकरी पर लगने को लेकर के जो रास्ता है वो पूरे तरीके से साफ हो गया है, जो अब तक कानूनी अड़चनों में फंसा हुआ था। यानी सरकार इस ओर भी लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो। इससे पहले हमने सरपंचों को लेकर के बताया कि उन्हें किस तरीके की राहत देने वाली है सरकार। 100 गज के प्लाटों को लेकर के सरकार पहले ही जो अलॉटमेंट है वो दे चुकी है, और अब एक नई तैयारी ये की जा रही है, जिसको लेकर के कल जो कैबिनेट की बैठक होगी 27 तारीख को, उस बैठक के अंदर अगर हम बात करें, इस प्रकार का मसौदा भी तैयार किया जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से, हमने जब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से बात की थी तो विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि जो पोजीशन जो दिया गया है गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट का, वहां पर तालाब है, तो ऐसी जो तमाम जगह है वहां 1-1 लाख रुपए देने को लेकर के जो तैयारी है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि हर वर्ग को ध्यान में रख करके उसकी नाराजगी किसी भी प्रकार से सरकार के प्रति ना हो। ये खबर जहां रोजगार से जुड़ी है तो सभी वर्गों को ध्यान में रख करके सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि इस चुनावी माहौल में जो भी इस प्रकार की खामियां थी उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जा सके, और रोजगार से लेकर के गांव तक और इसके साथ साथ गरीब दलित वर्ग तक किस तरीके से पहुंचा जाए, इस ओर लगातार तेज गति से कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो कल कैबिनेट की बैठक के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी जितेंद्र आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। चलिए हिमाचल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हमीरपुर दौरा है और डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के पक्ष में सीएम यहां पर प्रचार करेंगे। और आपको बता दें कि पांडवी, आधारताल, अमनेड में जनसभाएं होंगी। चुनावी जनसभाओं को सीएम सुक्खू संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान का। जी मनोज, सीएम के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल आरती, देखिए हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 3 विधानसभाओं पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें नालागढ़, हमीरपुर और देहरा है। तो आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के हक में जो है वो वोट की अपील करेंगे। जिस ताल, आधार, अनमेड़ और अमरोह में जो है जनसभाएं रखी गई हैं, इन जनसभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री हमीरपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके चुनावी प्रचार में हिस्सा बनेंगे। ऐसे में देखिए इस सीट को जीतना जो है वो काफी लाजमी हो जाता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, नदौन और हमीरपुर में कुछ ही दूरी का फर्क है। और ऐसे में डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को जो प्रत्याशी चुना गया है तो उनको जीत कैसे दिलानी है, बढ़त कैसे दिलानी है, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद ही चुनावी प्रचार में जो है वो अब आज पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ तो चुनाव है, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के लिए जद्दोजहद भी काफी करनी पड़ रही है कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए। एक तरफ देहरा में चुनावी प्रचार कर रहे थे, अपनी धर्मपत्नी के चुनावी प्रचार में मुख्यमंत्री कूदे हुए थे, दूसरी तरफ अब जो है डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के चुनावी प्रचार में जाएंगे। ऐसे में पूरा दिन भर आज मुख्यमंत्री जो है वो इसी चुनावी प्रचार में जुटे रहेंगे। कई जनसभाएं जो है वो रखी गई हैं, इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे और प्रत्याशी के हक में जो है वोट की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री का शेड्यूल आज काफी हेक्टिक रहने वाला है, क्योंकि कई जनसभाएं रखी गई हैं और काफी तपता हुआ मौसम है। इस तपते हुए मौसम में चुनावी प्रचार करना भी मुश्किल हो रहा है। और बड़ी बात तो यह है आरती की 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें हमीरपुर और देहरा की सीट जो है वो अहम मानी जा रही है। दोनों सीटों पर जो है मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे कार्यकर्ता और पूरे जो नेता हैं वो इस वक्त चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, चाहे वो देहरा की बात हो या फिर हमीरपुर की बात हो। दोनों ही सीटों पर अच्छा खासा दमखम जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद ही इन दोनों सीटों पर जो है वो चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी देहरा से चुनाव लड़ रही है, तो वहीं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जो है वो हमीरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके चुनावी प्रचार में आज मुख्यमंत्री जाएंगे और इस चुनावी प्रचार में जो है वो अब खुद मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके लिए आज प्रचार किया जाएगा। आरती, चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी विस्तार से आपने दर्शकों तक पहुंचाई है मनोज। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक।